सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आपको पता है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं कक्षा है उसके अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा का अध्ययन मैंने करा दिया है और भाषा के अंतर्गत हमने भाषा के जो प्रकार है और मौखिक और लिखित उनमें अंतर, भाषा के विविध रूप तथा भाषा की इकाई, इनके बारे में विस्तार से हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आप उनसे वंचित है तो मैं ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। तो पहले हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि, अब लिपि क्या होती है? देखो, अपने भाषा की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि अपने हृदयगत भावों को व्यक्ति जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो व्यक्ति अपने हृदय के भावों को जिस माध्यम से प्रकट करे उसे भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी द्वारा अपने भावों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। उसी से हम लिपि की परिभाषा बनाएंगे कि व्यक्ति अपने हृदयगत भावों को प्रकट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का, ये देखना ध्यान है, इसमें विशेष ध्यान रखना, जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि की बात हुई। अब लिपि के बाद में ये एक बात हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लिपि ये किस प्रकार है। जैसे हिंदी की जो लिपि है उसमें हम हिंदी में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही अंग्रेजी में, जैसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो रोमन लिपि। ऐसे ही उर्दू, फारसी, इस प्रकार की जो भाषा है, उर्दू, फारसी या पंजाबी, उर्दू, फारसी और पंजाबी में किस प्रकार का? गुरुमुखी लिपि। इसके अंदर कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? गुरुमुखी लिपि। अगर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाए आपसे कि अंग्रेजी में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, फारसी में और पंजाबी में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और अब देवनागरी लिपि का प्रयोग किन किन भाषाओं में किया जाता है, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग देख लीजिए। देवनागरी लिपि का प्रयोग किन किन भाषाओं में? हिंदी तो है ही, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी है, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी है, और संस्कृत के साथ साथ मराठी में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार नेपाली, कोंकणी, इन सब इत्यादि भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह हो गए देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि के जो विशेष मानक रूप है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देवनागरी लिपि के मानक रूप बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कई बार। तो मानक रूप किन किन को माना गया? मानक रूप में आप ये मानना कि यहां पर एक तो स्वर और व्यंजन, ये देवनागरी लिपि के मानक रूप माने गए हैं। स्वर के अंतर्गत हम सब जानते हैं, जैसे कई बार परीक्षा में पूछ ले देवनागरी लिपि के मानक रूप लिखिए। अब हमारे समझ में नहीं आया मानक रूप होता क्या है। ये से तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं स्वर लिखिए या व्यंजन लिखिए, वो पूछते हैं देवनागरी लिपि के मानक रूप लिखिए। तो उसमें हमको स्वर और व्यंजन, और स्वर में हमको ध्यान है ए, आ, ई, उ, ए,
आई ओ औ, इस तरह के जो बातें हैं इनकी मात्राएं जो हमको पता होना चाहिए। जैसे आ, ये ई और ये दीर्घ ई, इस तरह इन सबकी एक अलग अलग मात्राएं होती है। तो एक तो स्वर हो गए। व्यंजन में हम जानते ही है क ख ग घ च छ ज झ और ये, इस तरह पूरे व्यंजन इसमें हमको लिख देने हैं। तो मानक रूप पूछे तो स्वर और व्यंजन और उनके ये रूप हम संपूर्ण लिख देंगे। उम्मीद करता हूं ये तो लिख ही देंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद में अब आता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए ताकि मैं इनको मिटा सकूं। इसके अंदर हमको पूरे व्यंजन लिख रहे हैं और इसके अंदर पूरे स्वर लिखने हैं। ठीक है, अब इनको मिटा देता हूं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, अब हमको जो पढ़नी है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। एक बार पहली विशेषता, सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखो मैं यहां से लिख रहा हूं और इधर की तरफ जा रहा हूं, अर्थात मैं किधर से लिख रहा हूं कि अपने बाएं से दाएं की तरफ लिख रहा हूं। तो सर्वप्रथम इस विशेषता होगी, इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। यह इसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि इस लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। लिख देते हैं, जैसे एप्पल लिखा, ये एप्पल लिख दिया, लिख सकते हैं। इस प्रकार ये एक और विशेषता और इसकी होती है कि देखो इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा है, इसमें शिरो रेखा का प्रयोग होता है। यह भी एक विशेषता। और दूसरा आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि अगर वो अंकल लिखे ANCLE, इस तरह मतलब अंकल में भी जो एन लगाएंगे और नहीं में भी एन लगाएंगे। और हम हमारे यहां पर क्या अनुनासिक, अनुनासिक उच्चारण के लिए अलग से संकेत चिन्ह बने हुए हैं। अलग से संकेत चिन्ह बने हुए हैं। कैसे, जैसे हम यहां पर लिखते हैं अंकल तो अनुस्वार लगा दिया, कोई में चंद्र बिंदु लगा दी, ये अनुनासिक के लिए अलग से संकेत चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, चौथा अगर बात की जाए पांचवी, तो रोमन जो लिपि है, रोमन लिपि के मुकाबले स्थान कम घेरती है। कौन सी? देवनागरी लिपि रोमन लिपि के मुकाबले स्थान कम घेरती है। एक देखिए, एक वर्ग के, एक ही वर्ग के उच्चारण स्थान एक ही उच्चारण स्थान
एक ही होता है। जैसे क वर्ग है, कंठ का उच्चारण हो गया, च वर्ग है, तालु का उच्चारण हो गया। इस तरीके से ये देवनागरी लिपि की हमने विशेषताएं पढ़ी। तो देवनागरी की विशेषताएं पढ़ ली। देवनागरी लिपि कौन सी भाषा किस किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी प्रश्न आ सकता है, परिभाषा है ही। तो इसके बाद में अब हम आते हैं व्याकरण पर कि व्याकरण क्या होती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम व्याकरण का अध्ययन कर सके। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए व्याकरण, व्याकरण का अब हम अध्ययन करते हैं। व्याकरण, व्याकरण होती क्या है, और व्याकरण का नाम भी खूब सुनते हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्याकरण क्या है, इसकी भी जानकारी हमको ना चाहिए। देखो ये शब्द है ना, भाषा सब बोलते हैं, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना। भाषा तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से बोल सकता है, लेकिन व्याकरण के माध्यम से वह किसी भी भाषा को शुद्ध लिख सकता है, शुद्ध पढ़ सकता है और शुद्ध बोल सकता है। तो कहने का तात्पर्य, परिभाषा बनानी पड़े तो क्या करना पड़ेगा कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना ही व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये व्याकरण की परिभाषा हो गई। अब देखिए कि जैसे कई बार तो देखिए कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है। तो भाषा और व्याकरण एक तरीके से एक दूसरे पर आश्रित है, और मैं कहूं तो ये हो गया कि भाषा के नियमों में स्थिरता लाने का काम व्याकरण ही करती है, और सुस्पष्टता और पारदर्शिता ये सब गुण इस व्याकरण के माध्यम से स्पष्ट हो पाते हैं। तो एक दूसरे पर ये बहुत निर्भर है, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और बिना भाषा के व्याकरण नहीं है, तो एक दूसरे पर निर्भर है। अब व्याकरण के अंग होते क्या है, तो व्याकरण के अंग देखिए, व्याकरण के अंग से तात्पर्य हो गया कि हम व्याकरण में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। देखो वर्ण हो गया, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और है वाक्य विचार। ये क्या माने गए हैं, व्याकरण के अंग। अब वर्ण विचार के अंतर्गत हमको वर्ण की परिभाषा, स्वरूप, उच्चारण स्थान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वर्ण की परिभाषा, उसके उच्चारण स्थान, उसका स्वरूप, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द में भी इसी प्रकार ही हो गया कि शब्द के प्रकार, परिभाषा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। शब्द के अंतर्गत शब्द का स्वरूप, शब्द के विचार, शब्द के प्रकार इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार पद के अंदर पद का स्वरूप, पद के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंग, प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये मतलब ये है कि वाक्य के अंग में कि हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमको याद है तभी तो आगे की व्याकरण हमसे बढ़ती है। जब हमको वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा, पद का ज्ञान नहीं होगा या वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, आगे की भाषा बनाएंगे किससे। तो ये सब भाषाएं तो शेष बाद में आती है, शेष व्याकरण। तो इसलिए ये मूल अंग है इसके
इनको भी हमको ध्यान रखना है। तो लिपि के बारे में हमने पढ़ा, भाषा के बारे में पिछले भागों में हमने पढ़ ही लिया था, लिपि के बारे में पढ़ लिया, और व्याकरण भी इसके साथ साथ व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो इसमें से हमको तैयार कर लेने हैं। आशा करता हूं आपके भाषा, व्याकरण, लिपि तीनों ही बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करूंगा। और अभी परीक्षाओं को देखते हुए मैं परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण बातों पर नियमित रूप से कुछ भाग बनाता रहूँगा, वो आपको समय पर मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।